बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका विलायत न्यूज़ के इस स्पेशल बुलेटिन में, जिसमें दुनिया जहान की अहम खबरों को हम आपके लिए लेकर आते हैं। आइए शुरू करते हैं वर्ल्ड बुलेटिन। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। यमन को विनाशकारी अकाल का सामना करने के लिए संघर्ष, 2 करोड़ से ज्यादा लोग दाने दाने को मोहताज। कर्नाटका हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका को किया खारिज, कहा इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार ने कहा रूस के साथ शांति 1-2 सप्ताह में की जा सकती है स्थापित। आज के हम अपने खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे यमन से। वो मजलूम मुल्क जो पिछले लगभग 1 दशक से सऊदी अरब और उसके सहयोगियों द्वारा थोपी गई एक खूनी वहशियाना जंग को झेल रहा है, और ईरान के अलावा पूरी दुनिया का कोई और मुल्क उसके लिए बोलने को तैयार भी नहीं है, जहाँ की ज़्यादातर आबादी भूख से मरने की कगार पर है। और अभी हालिया जारी हुई यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 6 महीनों में यमन में लाखों लोगों के कम से कम खुराक की ज़रूरतों को पूरा करने का इम्कान भी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की 15 एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों की सोमवार को पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 की दूसरी छमाही के दौरान यमनियों को मौजूदा दर से 5 गुना ज़्यादा अकाल झेलने की संभावना है। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि 19 मिलियन लोग उस पीरियड में अपनी मिनिमम फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने में असमर्थ होंगे, यानी ज़िंदा रहने के लिए जितना खाने की ज़रूरत होती है उन्हें उतने खाने की ज़रूरियात भी पूरी होना मुश्किल होगा। और इसमें से लगभग 1,61,000 लोगों को भूख के विनाशकारी स्तर का सामना होने की संभावना है। रिपोर्ट में आगे ये चेतावनी भी जारी की गई है कि इस वर्ष के आखिर तक 2.2 मिलियन बच्चे यानी लगभग 22 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हो सकते हैं, जिनमें से आधे मिलियन से ज़्यादा बच्चे पहले से ही इस हालात का सामना कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि करीब 13 लाख औरतों को भी इस कहत का ख़तरा है। ये आंकड़े पिछले साल के मुकाबले में कई गुना बढ़ोतरी दिखाते हैं, जिसमें दावा किया गया था कि भोजन राशन की ज़रूरत 12.9 मिलियन को थी, लेकिन 3.3 मिलियन बच्चों और महिलाओं को 1.6 मिलियन स्कूली बच्चों के साथ विशेष पोषण की ज़रूरत थी। 2021 में इंसानी बुनियादों पर होने वाले एक और हिसाब किताब में बताया गया है कि लगभग 1 करोड़ 13 लाख नौजवान इंसानी सहायता पर निर्भर थे। 2.3 मिलियन बच्चे बहुत ज़्यादा अत्यधिक कुपोषित हैं और उनमें से 4 लाख मौत के मुहाने पर थे। सप्ताह के अंत में संयुक्त राष्ट्र में होने वाली सालाना फंड रेजिंग सम्मेलन से पहले इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेस क्लासिफिकेशन द्वारा आंकड़े तैयार किए गए हैं। इस ग्रुप को EU, USAID और UKAID द्वारा फंड मिलता है। यमन में खूनी संघर्ष लगभग 1 दशक से जारी है। इस खूनी वहशियाना जंग को अमेरिका, ब्रिटेन और उनके यूरोपीय सहयोगियों ने हथियारों से भरा है। सऊदी अरब को ये देश भरपूर हथियारों की सप्लाई करते हैं। सऊदी अरब जो ईरान समर्थित हौथियों को खदेड़ने और सनआ में सऊदी समर्थित सरकार को बहाल करने के लिए लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट के सबसे गरीब देश में रहने के बावजूद हौथी अभी भी अपने इलाके के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करने में कामयाब रहे हैं। रूस और यूक्रेन जंग ने यमन के हालात और बदतर कर दिए हैं, क्योंकि यमन यूक्रेन से अपने अधिकांश भोजन का लगभग 1/3 आयात करता था, जो पिछले महीने से रूस के साथ अपने संघर्ष से घिरा हुआ है, और गेहूं, जौ और दूसरी अहम खाद्य सामग्री के निर्यात पर उसने प्रतिबंध लगा दिया है। आज की अपनी दूसरी बड़ी और अहम खबर में हम बात करेंगे कर्नाटका हिजाब मामले की। इस मामले में आज कर्नाटका हाईकोर्ट का फैसला आया और हाईकोर्ट ने छात्राओं की याचिका खारिज कर दी। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हिजाब पहनने को लेकर एक बहुत अहम मामले में फ़ैसला सुनाते हुए छात्राओं की याचिका खारिज करते हुए ये कहा कि इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना मज़हब का हिस्सा नहीं है। अदालत ने साथ ही अपने फैसले में कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में यूनिफॉर्म कानूनी तौर पर जायज़ है और इससे संविधान में दी गई
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार या राइट टू प्राइवेसी के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। कर्नाटका हाई कोर्ट के हिजाब मामले पर आए फैसले को हम 5 मेन बिंदुओं से समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, कर्नाटका हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना इस्लामी अक़ीदे में एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। मुस्लिम छात्राओं ने अदालत को बताया था कि हिजाब पहनना भारतीय संविधान के तहत एक फंडामेंटल राइट है। सुनवाई के 11 दिन बाद हाई कोर्ट ने 25 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पॉइंट नंबर 2, कोर्ट ने यह कहा कि यूनिफॉर्म अनुच्छेद 25 के तहत फंडामेंटल राइट पर एक उचित प्रतिबंध है। पिछले महीने के आखिर में कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट के सामने दलील दी थी कि हिजाब पहनना इस्लाम की एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है और इसे रोकना मजहबी आज़ादी की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अदालत ने कहा कि 5 फरवरी के सरकारी आदेश को न मानने का कोई मामला नहीं बनता है। 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने ऐसे कपड़े जो कानून और व्यवस्था के खिलाफ थे पर प्रतिबंध लगा दिया था और 10 फरवरी को हाईकोर्ट ने सभी धार्मिक संगठनों पर स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसने प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की थी। पॉइंट नंबर 4, प्रोटेस्ट कर रही मुस्लिम छात्राओं को झटका देते हुए उच्च न्यायालय ने कॉलेजों में हिजाब पहनने की उनकी अनुमति की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। पिछले साल के अंत में कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब उडुपी के एक स्कूल के छात्राओं ने शिक्षकों के अनुरोध के बावजूद हेड स्कार्फ हटाने और उनको पहनना बंद करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 5 छात्राएं कोर्ट गई थीं। पॉइंट नंबर 5, मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति JM काजी की फुल बेंच के सामने सुनवाई 11 दिनों तक चली। कर्नाटक में उडुपी ज़िले के 2 सरकारी प्री यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजों की 9 छात्राओं ने हिजाब पहनने से रोके जाने पर हाईकोर्ट का रुख किया था। इन छात्राओं का कहना था कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है, लिहाजा उन्हें इससे रोका नहीं जा सकता। वहीं इस फैसले के आने के बाद छात्राओं के वकील ने कहा है कि इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर विचार किया जाएगा। फैसले के बाद कर्नाटक सरकार के वकील एडवोकेट जनरल प्रबलिंग नवादकी ने कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखा है। इंडिविजुअल पसंद पर इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन को प्राथमिकता होती है और ये निर्णय संविधान के अनुच्छेद 25 की व्याख्या में एक बदलाव का प्रतीक है। बेंगलुरु, मैसूर और बेलगावी में आज से एक हफ्ते के लिए पाबंदी लागू कर दी गई है। उडुपी में पहले से ही धारा 144 लागू है। इस विवाद की शुरुआत कर्नाटक से हुई थी जब उडुपी के गवर्नमेंट PU कॉलेज फॉर विमेन में 6 छात्राओं को हिजाब पहनकर आने से रोक दिया गया था। छात्राओं ने कॉलेज के फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। जब इन छात्राओं की बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। ये मामला तब और बढ़ गया जब उडुपी ज़िले के कॉलेज में लड़कियों के हिजाब के जवाब में कुछ छात्र भगवा शॉल पहनकर आने लगे थे। इसके बाद कुछ लड़कियों ने भी भगवा शॉल पहनकर जुलूस की शक्ल में एक प्राइवेट कॉलेज में घुसने की कोशिश की थी। मामला तूल पकड़ता गया और राजनीतिक पार्टियां भी इस विवाद में कूद पड़ी थीं। अगली खबर में बात करेंगे यूक्रेन से, जहां से एक पॉजिटिव खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के सलाहकार एलेक्सी एरेस्टोविच ने कहा है कि मॉस्को और कीव आने वाले हफ्तों में शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। रूस ने 24 फरवरी को पड़ोसी राज्य पर हमला किया था। एरेस्टोविच ने कहा कि मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि मई की शुरुआत में या शायद पहले भी शांति समझौता हो जाए। एरेस्टोविच ने सोमवार को राजनीतिक कार्यकर्ता मार्क फीगन के YouTube चैनल पर कहा कि सबसे अच्छी हालत में ये शांति समझौता अब है। रूसी सैनिकों की वापसी पर एक सौदा 1-2 सप्ताह में भी किया जा सकता है। सलाहकार ने कहा कि सोमवार को आयोजित चौथे दौर की वार्ता ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति के एक दूसरे सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक ने कहा कि वार्ताकारों ने व्यक्तिगत परिभाषाओं के स्पष्टीकरण के लिए मंगलवार तक तकनीकी विराम लिया था। और वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन में विदेशी भाड़े के सैनिकों को एक संदेश भेजा है। सेना का कहना है कि वो यूक्रेन में सभी विदेशी लड़ाकों की जगह को जानती है और उन्हें निशाना बनाना जारी रखने का संकल्प लेती है। रूसी सैन्य के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेनकोव ने सोमवार को एक बयान में कहा
कि यूक्रेन में विदेशी भाड़े के सैनिकों के सभी स्थान हमें मालूम हैं। मैं आपको फिर से चेतावनी देना चाहता हूं कि भाड़े के सैनिकों के लिए कोई दया नहीं होगी, चाहे वे यूक्रेन के क्षेत्र में कहीं भी हों। फिलहाल हमारा आज का बुलेटिन यहीं ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।